हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल एजेंट्स इन रिहैबिलिटेशन। तो बच्चों, ये जो वीडियो रहेगा इट इज लाइक एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर यू फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी। यानी कि इलेक्ट्रोथेरेपी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि हमारा मेन एक पिलर है जिस पे हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसके लिए ये पूरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो बच्चों, सबसे पहले जो मैंने नाम पढ़ा था दैट वाज फिजिकल एजेंट्स। तो अब ये फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? तो बच्चों, ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर आप पेशेंट के ऊपर लगाओ, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। उसकी रिहैबिलिटेशन में जो फिजिकल एजेंट्स, ठीक है, उसकी हेल्प करते हैं, उसको ठीक करने में, पेशेंट को ठीक करने में, उसे हम कहते हैं फिजिकल एजेंट्स। इसके अंदर एनर्जी और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आ जाते हैं जो हम पेशेंट को देंगे, उनके ऊपर अप्लाई करेंगे और पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो फिजिकल एजेंट्स को हम और क्या क्या कहते हैं? फिजिकल मोडालिटी, बायोफिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट मोडालिटी, इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट, या फिर हम सिंपली मोडालिटी भी बोल देते हैं। जैसे आपने क्लिनिक्स में या अपने कॉलेज की ओपीडी में कहीं सुना होगा कि अच्छा ठीक है, तुम टेंस की मोडालिटी लगा दो, हॉट पैक लगा दो, आईएफटी मोडालिटी लगा दो। तो व्हाट इज दिस मोडालिटी? ये मोडालिटी वर्ड क्या है? तो मोडालिटी इज अ फिजिकल एजेंट। तो बच्चों, अब जो ये फिजिकल एजेंट्स होते हैं ना, जो हम अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, देखो कितने सारे हैं। हम हॉट भी देते हैं, कोल्ड भी देते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड वेव्स भी यूज करते हैं पेशेंट के ऊपर, रेडिएशंस भी देते हैं, करंट्स भी देते हैं इनफैक्ट, और पेशेंट उससे डरते भी बहुत है, और एक प्रेशर। तो ये सारी चीजें हम अपने पेशेंट्स को अप्लाई करते हैं, पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें ये होता है कि पेशेंट इससे हील होगा, इससे उसका दर्द ठीक हो जाएगा, या फिर एक्स वाई जेड जो भी उसकी कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अब बच्चों, ये इतनी सारी चीजें हैं, तो अब हम रैंडमली तो कहीं पे भी किसी को प्लेस नहीं कर सकते ना। अगर आप पेशेंट को देखते हो तो आप दिमाग लगा के सोचते हो ना कि हाँ भाई, इसको ये चीज है तो मैं इसको ये मोडालिटी दूं, ये चीज है तो मैं ये मोडालिटी दूं, अगर इसको ये दिक्कत है तो मुझे ये नहीं देना चाहिए या ये देना चाहिए। तो किसी भी चीज को आप पेशेंट को देने से पहले खुद 10 बार सोचोगे, है ना। अगर आप कोई भी चीज लगा दोगे किसी भी पेशेंट को, तो हो सकता है वो उल्टा असर भी कर जाए, ठीक है, क्योंकि आपने ढंग से वो चीज नहीं देखी और आपने ढंग से वो चीज नहीं पढ़ी, कब देनी है, किसको देनी है। क्योंकि इतनी सारी मोडालिटीज हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी अभी देख रहे हो, तो हमने क्या किया है, इनकी ग्रुपिंग कर दी है। मतलब कि जो हमारे बड़े बड़े लेवल के साइंटिस्ट और थेरेपिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया, इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। ठीक है, तो देखो इन्होंने ब्रॉडली फिजिकल एजेंट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, थर्मल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, 3 जगह डिवाइड कर दिया। अब देखो, थर्मल से आप क्या रिलेट कर पा रहे हो कि मतलब कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठंडा गर्म, ऐसा कुछ होगा इसके अंदर। मैकेनिकल में मतलब कुछ प्रेशर टाइप चीज देंगे कि कंप्रेशन दे दिया, ट्रैक्शन दे दिया, कुछ प्रेशर से रिलेटेड होगा। तीसरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब कि हम किसी तरीके की रेडिएशंस का या करंट्स का कुछ यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने ये 3 क्लासिफिकेशन ले ली। अब इसके अंदर अंदर हमने टाइप दे दिए। जैसे थर्मल के अंदर हमने क्या टाइप दिया, सुपरफिशियल हीटिंग एजेंट्स। सुपरफिशियल, व्हाट इज सुपरफिशियल? जो ऊपर ऊपर से रहता हो उसे कहते हैं सुपरफिशियल। डीप हीटिंग एजेंट्स, जो स्किन के डीप बिल्कुल अंदर तक जाके आपको, नीचे मसल टेंडन तक जाके आपको हीट देता है। फिर कूलिंग एजेंट्स भी आ गए, तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है ना, तो ये थर्मल के अंदर आ गए। फिर आया मैकेनिकल। मैकेनिकल में हमें प्रेशर देना है, तो प्रेशर हम क्या किस किस चीज से दे सकते हैं? ट्रैक्शन से दे सकते हैं, कंप्रेशन से दे सकते हैं, वाटर से भी हम प्रेशर दे सकते हैं, एंड इनफैक्ट फ्रॉम साउंड ऑल्सो। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये तो बेसिक किया, फील्ड तो अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुन के। या फिर इलेक्ट्रिक करंट्स। अब बच्चों, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो अभी, तो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस होगी जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, 2 मिनट सोचो, यहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो सही नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाओ। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग खोला हुआ और थोड़ी सी भी अगर आपको बेसिक नॉलेज है अबाउट इलेक्ट्रो, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या चीज सही नहीं है।
ठीक है। तो देखो सुपरफिशियल हीटिंग एजेंट्स में लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड और डायथर्मी, और डीप हीटिंग एजेंट्स में क्लिनिकल एग्जांपल में लिखा हुआ है हॉट पैक, है ना। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि वो सुपरफिशियल का डीप में कर देते हैं और डीप का सुपरफिशियल में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल हीटिंग एजेंट है वो अल्ट्रासाउंड और डायथर्मी नहीं है, वो हॉट पैक है। और डीप हीटिंग एजेंट्स कौन से हैं? अल्ट्रासाउंड और डायथर्मी। तो बच्चों मैंने जानबूझ के ये मिस्टेक इसीलिए करी यहाँ पे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है ना वो अब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार गलती करके ठीक कर दो ना तो आपको याद रहेगा, हाँ मैम ने ऐसा बोला था, उन्होंने गलत लिखा था, वहां पे गलत था, हमने भी सोचा था दिमाग में, हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था और फिर वो ऐसे ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो यहाँ पे सुपरफिशियल में क्या आएगा? हॉट पैक, और डीप में क्या आएगा? अल्ट्रासाउंड एंड डायथर्मी। अब बच्चों कई बार क्या होता है ना, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो अल्ट्रासाउंड है वो थर्मल की कैटेगरी में भी है और मैकेनिकल की कैटेगरी में भी है ना। अब जो लेजर है, लेजर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आ रहा है जैसे सिर्फ, ठीक है। तो अब बच्चों जरूरी नहीं है कि जो एक आपकी मोडालिटी है वो सिर्फ थर्मल तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगी या फिर वो सिर्फ मैकेनिकल में आ गई तो जी अब वो थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। एक मोडालिटी, उनके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। मोडालिटी मीन्स अ बेसिक मशीन जो हम पेशेंट को लगाते हैं इन आवर क्लिनिक्स, इन आवर ओपीडीज, ठीक है। तो वो एक से ज्यादा भी इफेक्ट दे सकती है विच डिपेंड ऑन अस कि हम उसे कौन से मोड में लगा रहे हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के मोड्स पे डिपेंड करता है कि हम थर्मल इफेक्ट चाहते हैं या नॉन थर्मल, दैट इज मैकेनिकल। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों अब थर्मल फिजिकल एजेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको दिमाग में आते हैं पता चलता है कि थर्मल मतलब हाँ टेम्परेचर से कुछ रिलेटेड होगा। तो इसमें हम पेशेंट को टेम्परेचर के थ्रू उसके जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो टेम्परेचर क्या हो सकता है, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा। अगर मान लो मेरी स्किन का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, हाइपोथेटिकल केस, ठीक है। मेरी स्किन का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। अगर आप मुझे 20 डिग्री सेल्सियस दोगे मेरी स्किन के ऊपर तो मुझे कैसा फील होगा, और अगर आप मुझे 5 डिग्री सेल्सियस दोगे तो मेरी स्किन पे कैसा फील होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। थोड़ा सोचो। तो यही एप्लीकेशन हो जाती है हॉट और कोल्ड की, डिपेंडिंग ऑन कि मेरी स्किन का, मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से अगर ज्यादा हुआ तो मुझे क्या चीज फील होगी और अगर कम हुआ तो मुझे क्या चीज फील होगी एज अ पेशेंट। तो बच्चों जब हम कोल्ड यूज करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई ठंडी मोडालिटी यूज करते हैं, अगर मैं पेशेंट को बर्फ दे रही हूँ, बर्फ की सिकाई बोल रही हूँ, जहां पे भी ठंडी चीज आ गई, चाहे वो आइस क्यूब्स हो या फिर कोई आइस पैक हो या फिर कोई स्प्रे हो, ठीक है। अगर वो ठंडी चीज दे रहा है, पेशेंट को ठंडक दे रहा है, बहुत ही लेमैन में समझा रही हूँ बच्चों, दैट कम्स अंडर क्रायोथेरेपी। अगर मैं पेशेंट को कोई भी गर्म चीज लगा रही हूँ, इधर इट कैन बी हॉट पैक या फिर मैं सिंपली गर्म पानी की सिकाई बोल रही हूँ पेशेंट को घर में, या किसी भी तरीके से अगर उसे गर्माहट पहुंच रही है, दैट कम्स अंडर थर्मोथेरेपी। तो बच्चों यहाँ पे भी एक पॉइंट रेज होता है कि बच्चे ना यूजुअली बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि थर्मोथेरेपी मीन्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो हॉट और कोल्ड दोनों ही होते हैं। तो थर्मो, जैसे पेपर में क्वेश्चन आया डिस्क्राइब थर्मोथेरेपी, तो बच्चे क्या करते हैं उसके अंदर हॉट और कोल्ड दोनों का लिखाते हैं, but that is not the correct answer. Thermotherapy applies for only the application of a hot modality and not a cold क्योंकि modality, क्योंकि cold के लिए हमने क्रायोथेरेपी बोला है और हॉट के लिए हमने थर्मोथेरेपी बोला है। तो इस चीज में बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आप सारे कंफ्यूजन यहाँ पे आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इसलिए ये मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रोथेरेपी में ना हम बड़ी बड़ी मोडालिटीज और सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट जो बेसिक है जहां से हमें शुरुआत करनी है हम वही नहीं पढ़ते, तो हमारे कंसेप्ट ना कभी बन ही नहीं पाते, ठीक है। तो क्रायोथेरेपी लगाने से क्या होगा, सर्कुलेशन, मेटाबॉलिक रेट और पेन डिक्रीज होगा। थर्मोथेरेपी लगाने से क्या होगा, सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ, सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज हुई और डिक्रीज क्या हुआ, सिर्फ पेन। अब बच्चों ये जो टॉपिक है ना ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो मैं यहाँ पे इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। यहाँ पे डिटेल में हम इनकी सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसलिए यहीं तक हम रहेंगे सीमित।
So depending on the thermal agent and the body part to which is applied, temperature changes may be superficial or deep and may affect one type of tissue more than another. तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने इतना सारा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं। किसी जगह कोई टिश्यू ज्यादा होता है, किसी जगह कोई टिश्यू ज्यादा होता है। अगर आप अपनी बैक पे देखोगे तो वहां पे मसल बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, आपकी मसल की लेयर बहुत ज्यादा होती है। और वहीं अगर आप अपनी एंकल को देखोगे तो आपके लेटरल और मीडियल मेल्यूलस आपको ऐसे ही दिख रहे होते, ठीक है, मतलब वहां पे इतना मसल बल्क नहीं है। पर अगर आप अपनी काफ पे आओगे तो वहां पे आपको मसल बल्क बहुत दिखाई देगा। तो ये ना हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ऑल्सो जब हम कोई मोडालिटी लगाते हैं ना बच्चों पेशेंट को, तो जब वो मोडालिटी हमारी स्किन से कांटेक्ट में आती है, पेशेंट की स्किन से कांटेक्ट में आती है ना, तो हमारी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है टू डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज। ऐसे समझो कि जैसे अगर हमें कोई सुई चुभोए तो हमें अलग महसूस होगा, और वहीं अगर मुझे कोई गरम चीज अप्लाई कर दे एकदम से तो मुझे अलग फील होगा, ठीक है। क्यों अलग फील होगा? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स एंडिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पकड़ती हैं। ऐसे ही जब हम पेशेंट को मोडालिटी लगाते हैं तो हमारी बॉडी की अलग अलग चीज उस मोडालिटी को पकड़ती हैं। इसलिए कुछ मोडालिटीज जो हैं वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल तक ही रह जाती हैं, और कुछ मोडालिटीज जो हैं वो इनफैक्ट मसल इनफैक्ट बोन तक भी वो आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर हमारे चीजें हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर रही हैं। कुछ जो ज्यादा अंदर तक एब्जॉर्ब करती हैं वो डीप हिटिंग हो जाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो सुपरफिशियल हो जाती है, मतलब ऊपर ऊपर की सतह तक ही जाएंगी, उसके अंदर तक वो नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि वो चीज उनको अंदर जाने ही नहीं देती, वो वहीं पे आके सोच लेती है उनको। बहुत लेमैन में समझाया बच्चों मैंने, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कौन सी मोडालिटी कहाँ तक जाती है, उसे कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, वो सब हम डिटेल में जब हम वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट मोडालिटीज पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको। फिर आए बच्चों दूसरे, दैट इज मैकेनिकल फिजिकल एजेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि हम फोर्स, द करेक्ट वर्ड इज फोर्स या प्रेशर हम देते हैं टू डिक्रीज और इंक्रीज द प्रेशर ऑन द बॉडी। अब इसके अंदर चार चीजें हैं, वाटर, साउंड, ट्रैक्शन, कंप्रेशन। तो बच्चों वाटर, देखो बच्चों, जब भी हम वाटर का यूज करते हैं ना टू ट्रीट अ पेशेंट, पेशेंट की रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर, थेरेपी का मतलब होता है पेशेंट को थेराप्यूटिकली ठीक करना, रिलीफ देना उसको। तो जहां पे भी वाटर आपने यूज कर रहे हो पेशेंट के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, दैट इज नोन एज हाइड्रोथेरेपी। अब वाटर कैसे काम करता है? वाटर रेजिस्टेंस देता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसके अंदर, बोएंसी होती है, सॉरी, एंड इट कैन ऑल्सो अप्लाई लोकल प्रेशर टू क्लीन वुंड्स। इसके बारे में डिटेल में अपने हाइड्रोथेरेपी वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा है साउंड। तो जो अल्ट्रासाउंड है ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वेव्स होती हैं। तो इसके बहुत थर्मल एंड नॉन थर्मल इफेक्ट्स होते हैं इसलिए। नेक्स्ट इज दी ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है, सर्वाइकल एंड लंबर ट्रैक्शन। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहो तो इसके बाद वो जरूर देख लेना। तो इट डिक्रीजेस द प्रेशर बिटवीन द स्ट्रक्चर्स, यानी कि दो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल पास पास हैं, मैंने उनको अलग कर दिया, तो वो क्या हुआ? ट्रैक्शन। अब जैसे मान लो दो बोन्स है, यानी कि स्पाइन है मेरी, ठीक है, स्पाइन के अंदर वर्टिब्रे होती हैं। अब मान लो दो वर्टिब्रे आपस में खूब जुड़ गई अच्छे से, ठीक है। अब उनके बीच में क्या हुआ? एक नर्व फंस गई, एक नस फंस गई। अब मुझे उसे निकालना है, तो मैं उन्हें और जोड़ूंगी या फिर मैं उन्हें दूर करूंगी, जिससे वो जो मेरी नर्व फंसी हुई है वो खुल जाए। ऑब्वियसली मैं उनको दूर करूंगी ताकि जो वो नर्व जो इम्पिंज हो रही है, जो उन दोनों बोन्स वर्टिब्रेस के बीच में चुभ रही है, फंस गई है, वो निकल जाए। हियर कम्स द रोल ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन क्या हुआ? कंप्रेशन मतलब कि और उनको पास में ले आना और प्रेशर लगाना ताकि दो स्ट्रक्चर्स आपस में पास में आ जाएं। So it is used to counteract fluid pressure and to control or reverse edema. तो कंप्रेशन हम यूजुअली एडिमा में यूज करते हैं, तो इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी इसमें बच्चों हम यूज करते हैं। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तीसरे फॉर्म क्या था बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिकल एजेंट्स, यानी कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसके क्या क्या, इसके अंदर कौन कौन से एजेंट्स आ गए? यूवीआर, आईआरआर, लेजर, शॉर्ट वेव एंड माइक्रोवेव डायथर्मी एंड इलेक्ट्रिकल करंट्स। अब बच्चों ये तो हो गया कैटेगराइजेशन ऑफ फिजिकल एजेंट्स कि हमने उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
अब ये जो फिजिकल एजेंट्स होते हैं इनका बेसिक इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वैसे तो देखो हर एजेंट का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना इफेक्ट होता है, बट एक बेसिक सेंस में अगर बोलें कि क्या इफेक्ट होता है फिजिकल एजेंट का, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो वही बात बोली गई है, आपको अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाके देखना पड़ेगा कि मेरे पेशेंट के लिए क्या सही है, उसे क्या इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये 5 हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं: रिलीव्स पेन, इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग, मसल टोन, कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी एंड मोटर रिस्ट्रिक्शन। इनके बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि जैसे ही हमें कोई चोट लगती है तो सबसे पहले उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स द रिकवरी, ठीक है। तो अगर हम इस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को तेज कर देंगे, बढ़ा देंगे इसका रेट, तो हमारी हीलिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो फिजिकल एजेंट्स हैं ये हमारी हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो देखो 3 फेज है: इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफरेटिव एंड रीमॉडलिंग फेज, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी फेज में फिजिकल एजेंट्स क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे ना बच्चों मैंने इन फेजेस को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मैंने फिजिकल एजेंट्स यानी कि जो आप मोडालिटीज यूज करोगे अपने दिमाग लगा के कि हाँ यहाँ पे मुझे अल्ट्रासाउंड देना है, यहाँ मुझे हॉट देना है, यहाँ मुझे कोल्ड देना है, तो वो क्या क्या करेगा। तो इन्फ्लेमेटरी फेज में जो फिजिकल एजेंट्स है वो सर्कुलेशन रिड्यूस करेगा, पेन रिड्यूस करेगा, एक्टिविटी रेट कम करेगा, मोशन कंट्रोल करेगा और नेक्स्ट फेज ऑफ हीलिंग पे आगे जाने के लिए प्रोग्रेस करेगा। प्रोलिफेरेटिव फेज पे क्या करेगा फिजिकल एजेंट बच्चों, सर्कुलेशन इंक्रीज कर देगा, देखो ऊपर कम कर रहा था यहाँ पे इंक्रीज करेगा, एंजाइम एक्टिविटी रेट बढ़ा देगा, कोलेजन डिपोजिशन बढ़ाएगा और प्रोग्रेशन करेगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज दैट इज द रीमॉडलिंग फेज। तो यहाँ पे रीमॉडलिंग फेज में फिजिकल एजेंट क्या करेगा, असिस्ट altering the balance of collagen deposition and resorption and improving the alignment of new collagen fibers। तो फिजिकल एजेंट्स का इन 3 फेज में क्या क्या रोल है वो यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो स्टेज हुई एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। जब पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा तो एज अ थेरेपिस्ट आपका गोल क्या होगा कि हमें फर्दर इंजरी और ब्लीडिंग को रोकना है और जो ये ओपन ओपन वुंड है इसको हमें क्लीन करना है ताकि और इन्फेक्शन ना फैले। तो ये जो प्रिवेंट फर्दर इंजरी और ब्लीडिंग है इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टैटिक कंप्रेशन एंड क्रायोथेरेपी। और ओपन वुंड को क्लीन करने के लिए वी विल यूज हाइड्रोथेरेपी, वी कैन, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमें हाइड्रोथेरेपी ही यूज करना है बट हम कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट ट्रैक्शन, मोटर लेवल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ईएसएस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी मीन्स हॉट थेरेपी। क्रॉनिक में देखो सबसे पहला गोल क्या है हमारा, डिक्रीज जॉइंट स्टिफनेस। इसमें हम कौन कौन से एजेंट्स यूज कर सकते हैं, थर्मोथेरेपी, मोटर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वर्पूल थेरेपी, फ्लूइडोथेरेपी। पेन कंट्रोल में थर्मोथेरेपी, ईएस एंड लेजर। सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए थर्मो, ईएस, कंप्रेशन एंड हाइड्रोथेरेपी। नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, प्रोलिफरेशन स्टेज पे जाने के लिए पल्स्ड अल्ट्रासाउंड, देखो यहाँ पे मोड लिखा है पल्स्ड, ठीक है। ईएस नॉन थर्मल शॉर्ट वेव डायथर्मी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट स्टेज आई रीमॉडलिंग की। इसका पहला गोल क्या हुआ, रीगेन और मेंटेन द स्ट्रेंथ। उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा एजेंट हो सकता है, मोटर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। देखो बच्चों मोटर वर्ड जरूरी क्योंकि सेंसरी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी होता है, तो हमें सेंसरी नहीं देना, मोटर देना है। वाटर एक्सरसाइज करानी है, ईएमजी बायोफीडबैक देना है। हमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन या रीगेन करनी है, उसके लिए थर्मोथेरेपी यूज करेंगे हम, क्योंकि हमने पढ़ा था ना थर्मोथेरेपी से स्कार टिश्यू की जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो, ठीक है, जब हमने थर्मोथेरेपी डिस्कस किया था। कंट्रोल स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, इसके लिए हम आइस मसाज दे सकते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं। रीमॉडलिंग में हम पेशेंट को कभी भी इमोबिलाइजेशन पे नहीं डालेंगे, ठीक है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। दूसरा है बच्चों पेन। तो पेन हम सबको पता है कि पेन की सेंसेशन हमें कैसी होती है, बहुत अनप्लीजेंट होती है, बिल्कुल। किसी कौन कहेगा कि मुझे पेन लेना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी के दर्द होता है तो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्यों, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल की जो एक्टिविटीज होती हैं, डेली एक्टिविटीज, उनमें भी इंटरफेयर करता है और हम वो नहीं कर पाते। तो फिजिकल एजेंट इनमें भी काम करते हैं। तो फिजिकल एजेंट बच्चों 3 तरीके से काम करते हैं पेन को कम करने के लिए, बाय मॉडिफाइंग पेन ट्रांसमिशन और परसेप्शन, ठीक है, एक्ट बाय मॉड्यूलेटिंग ट्रांसमिशन एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल, जिसकी वजह से उसका जो रेट ऑफ कंडक्शन है वो चेंज हो गया पेन सेंसेशन का। और दे कैन चेंज द प्रोसेस दैट कॉज पेन बाय मॉडिफाइंग टिश्यू इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग, ठीक है। तो बच्चों इन 3 तरीके से हर मोडालिटी का ना अपना अलग अलग तरीका होता है पेन कम करने का। तो आप अपने थॉट प्रोसेस के अनुसार जाते हुए पेशेंट की कंडीशन देखते हुए डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सी मोडालिटी और कौन से लेवल पे काम करना है।
एक्यूट पेन में देखो सबसे पहला गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, पेन को कंट्रोल करना। उसके लिए इफेक्टिव एजेंट क्या है, सेंसरी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अब देखो यहाँ पे हम सेंसरी ईएस यूज कर रहे हैं, क्रायोथेरेपी। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए भी क्रायोथेरेपी, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी हम क्रायो दे रहे थे, थर्मो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है अभी। प्रिवेंट एग्रेवेशन ऑफ पेन, सो इमोबिलाइजेशन, ईएमजी बायोफीडबैक एंड लो लोड स्टैटिक ट्रैक्शन। इसमें हम बिल्कुल क्या चीज नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, थर्मोथेरेपी, लोकल एक्सरसाइज, मोटर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। देन टाइप ऑफ पेन है स्पाइनल रेडिकुलर पेन। इसमें गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, डिक्रीज नर्व रूट इन्फ्लेमेशन, डिक्रीज नर्व रूट कंप्रेशन। तो बच्चों वही वाला जो मैंने आपको बताया था कि दो नर्व रूट आपस में मिल गए, बीच में एक नस फंस गई है, तो उसको हम कैसे रिलीव करेंगे, बाय ट्रैक्शन। तो उसमें जो पेन होता है दैट इज द स्पाइनल रेडिकुलर पेन। फिर आता है रेफर्ड पेन। तो इसमें हमारा गोल क्या होगा कि उस पेन को कंट्रोल करना। तो इसमें हम ईएस देंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, क्रायोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। पेन कॉज्ड बाय मेलिग्नेंसी, इसमें भी हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा कि हम कंट्रोल पेन करें, ईएस, क्रायोथेरेपी एंड सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी। बट बच्चों मेलिग्नेंसी के केस में आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियस होकर, बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लेके आपको फिजिकल एजेंट्स यूज करने हैं। कई बार मेलिग्नेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। थर्ड है कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी। तो कोलेजन बच्चों हमें पता है एक मेन सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है हमारी कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। तो टिश्यूज दैट कंटेन कोलेजन कैन बिकम शॉर्टेंड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इमोबिलाइज्ड इन अ शॉर्टेंड पोजीशन। तो जैसे फ्रैक्चर्स के बाद यूजुअली क्या होता है ना, पेशेंट कहते हैं कि हमारा जो कोनिया, अगर मान लो उनका रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर तो ऊपर तक बनता है, तो उनका हाथ ना फ्लेक्शन में ही रह जाता है। फिर जब प्लास्टर तो कट जाता है बट उसके बाद ना उनका हाथ सीधा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सेम चीज हो जाती है कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी की। So to return the soft tissue to its normal functional length and thereby allow full motion without damaging other structure, the collagen must be stretched. तो हम stretching करते हैं, ठीक है। Collagen can be stretched most effectively and safely when it is most extensible. तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेचिंग करने से पहले ना हम हॉट पैक देते हैं पेशेंट्स को, तो उसका रीजन यही होता है कि जो कोलेजन है उसके अंदर थोड़ी एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। सो दिस इज द फिजियोलॉजी एंड रीजन बिहाइंड इट। फोर्थ वॉज मोटर रेस्ट्रिक्शन। तो बच्चों मोटर रेस्ट्रिक्शन किस वजह से होती है कि मसल वीकनेस हो गया, पेन हो गया, शॉर्टनिंग हो गई, या फिर कोई बोनी ब्लॉक आ गया। तो फिजिकल एजेंट्स इनको ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। मसल वीकनेस में हमारा गोल क्या रहता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना ऑब्वियसली। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, वाटर एक्सरसाइज दैट इज हाइड्रोथेरेपी, मोटर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, याद रखो मोटर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नॉट सेंसरी, ईएमजी बायोफीडबैक। इसमें हम क्या नहीं देंगे, बिल्कुल भी इमोबिलाइजेशन नहीं देंगे, पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। पेन एट रेस्ट एंड विथ मोशन ऑल्सो, अगर पेशेंट को ये कंडीशन है तो हम गोल क्या, कंट्रोल पेन ऑब्वियसली। इसमें हम क्या देंगे, ईएस, क्रायो, थर्मो, शॉर्ट वेव, स्पाइनल ट्रैक्शन, ईएमजी बायोफीडबैक। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे अभी। पेन ड्यूरिंग मोशन ओनली, सिर्फ जब मैं हाथ उठाता हूँ मुझे सिर्फ तभी दर्द होता है, वैसे नहीं होता। इसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे, क्रायो, थर्मो, शॉर्ट वेव। एक्सरसाइज इनटू पेन, जब उसे पेन हो रहा है, जैसे मान लो वो हाथ को ऊपर उठा रहा है और यहाँ पे आके उसे पेन हो गया, तो उस एक्सट्रीम तक एक्सरसाइज नहीं करवानी, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग हो गई, तो पहला होगा टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज करो, वो किससे होगी, कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी हॉट पैक से, दैट इज थर्मोथेरेपी। इंक्रीज टिश्यू लेंथ, थर्मोथेरेपी, ब्रीफ आइस मसाज एंड स्ट्रेच। कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या होगा, प्रोलॉन्ग क्रायोथेरेपी, क्योंकि फिर वो रिफ्लेक्स कर जाएगी, फिर सारा खेल उल्टा हो जाएगा, अच्छा होने की जगह बुरा हो जाएगा। बोनी ब्लॉक है तो हम बोनी ब्लॉक तो देखो सर्जरी से रिमूव होगा, वी कैन नॉट डू इट। दूसरा कंपेंसेट, तो कंपेंसेट कैसे, थर्मोथेरेपी, ब्रीफ आइस मसाज एंड स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग ब्लॉक जॉइंट, तो देखो बच्चों आप जो ऊपर और नीचे का जॉइंट है ना उसके प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, वहां पे आप स्ट्रेचिंग दे सकते हो, ठीक है, बट उस जॉइंट पे जहां पे बोनी ब्लॉक है वहां पे नहीं दोगे, ठीक है। फिफ्थ इज मसल टोन, तो बच्चों हमारी मसल के अंदर ना एक टेंशन रहती है जिसकी वजह से ना हम खड़े रह पाते। अगर हमारी मसल के अंदर टेंशन नहीं होगी ना हम बिल्कुल गिर जाएंगे, हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो नॉर्मल मसल टोन होना सबकी बॉडी में बहुत जरूरी है। अब अगर ये बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है तो हमें दिक्कत होगी। ज्यादा हो जाएगी तो इट इज स्पास्टिसिटी, कम हो जाएगी तो इट इज फ्लेसिडिटी, ठीक है।
तो फिजिकल एजेंट्स का भी हमारी टोन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। जैसे फ्लेसिडिटी है तो हम कंप्रेशन देते हैं पेशेंट्स को, स्पास्टिसिटी है तो हम स्ट्रेचिंग कर देते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि स्ट्रेचिंग से ना स्पास्टिसिटी में वो रिफ्लेक्स हो जाता है, बट वो हम कॉशनली करते हैं। हम ब्रीफ आइज मसाज देते हैं इन स्पास्टिसिटी, तो उससे वो कंट्रोल होती है, नॉर्मल लेवल पे आती है। हाइपरटोनिसिटी में मतलब इंक्रीज है स्पास्टिसिटी, सॉरी इंक्रीज है टोन, तो गोल क्या हुआ, टोन कम करना। न्यूट्रल वार्मथ, प्रोलॉन्ग क्रायो, ईएमजी बायोफीडबैक, मोटर ईएस, क्विक आइज ऑफ एंटागनिस्ट। कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, क्विक आइज ऑफ एगनिस्ट। इंडिकेटेड क्या है, क्विक आइज ऑफ एंटागनिस्ट। सो नो कंफ्यूजन हेयर। नेक्स्ट इज दी हाइपोटोनिसिटी, मतलब सॉरी यहाँ पे है, देखो फिर से यहाँ पे मैंने एक छोड़ रखा है, हाइपोटोनिटी इज डिक्रीज टोन। इफेक्टिव एजेंट्स क्या होंगे, क्विक आइज, मोटर ईएस, ईएमजी बायोफीडबैक टू एगनिस्ट। कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या रहेगा, थर्मोथेरेपी। फ्लक्चुएटिंग टोन है, कभी बढ़ती है कभी कम हो जाती है, तो हमें टोन को नॉर्मलाइज करना है, बीच में लाना है, ना ज्यादा ना कम। तो वी विल यूज फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अब देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशंस क्या है फिजिकल एजेंट्स को यूज करने के लिए। प्रेगनेंसी, impaired sensation, impaired mentation, malignancy, pacemaker or implanted electronic device. Again varying from patient to patient and modality to modality. Here we are talking about brief in general. प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्योंकि वो बच्चे तक, फीटस तक पहुंच सकता है और वो हार्मफुल हो सकता है। मेलिग्नेंसी में कई बार क्या होता है, जो कैंसर है वो मेटास्टेसाइज कर जाएगा, एक जगह से दूसरी तरफ चला जाएगा, इसलिए इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इम्पेयर्ड सेंसेशन एंड मेंटेशन, मैं पेशेंट को गर्म चीज लगा रही हूँ बट पेशेंट को यही नहीं पता कि वो कितना गर्म होता जा रहा है, यानी कि उसकी सेंसेशन उस जगह की अच्छी नहीं है। डायबिटीज में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट का कई बार जो सेंसरी सिस्टम होता है वो अच्छा नहीं काम करता हाथों पैरों में। तो अगर आप हॉट पैक लगा रहे हो, पेशेंट बता ही नहीं पाएगा कि मेरे को बहुत गर्म लग रहा है, बर्न हो जाएगा। या फिर अगर पेशेंट फील कर पा रहा है बट ही इज मेंटली रिटार्डेड, वो आपको बोल ही नहीं पाएगा, उसको गर्म लग रहा है तो वो आपको बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, तो वहां पे इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पेसमेकर हम नहीं करते क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एनर्जी स्टोर हो सकती है और वो फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस को भी ऑल्टर कर देता है। जैसे पार्किंसन डिजीज में भी जब डीप ब्रेन सर्जरी होती है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, तो पेसमेकर जो होता है ना बच्चों, वो हम नेक के पास लगाते हैं, तो वहां पे भी फिर हम कोई इम्प्लांट या कोई फिजिकल एजेंट यूज नहीं करते। सो हाउ टू डिसाइड विच फिजिकल एजेंट टू यूज। तो आप सबसे पहले आप तो देखो पेशेंट से बात करोगे, उसकी कंडीशन जानोगे, उसका फाइनेंशियल लेवल देखोगे, उसे किस चीज की जरूरत है, पूरा हिस्ट्री, एग्जामिनेशन अपना वो सब करोगे। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है, हर तरीके से जो इसको इम्प्रूवमेंट देगी और इसकी बेटरमेंट में हेल्प करेगी, उसी तरीके से आपको डिसाइड करना है। सो इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स, अच्छा देखो अगर कई बार क्या होता है ना, ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं मुझे ये भी दिक्कत है, मुझे सर में भी दर्द है, मुझे पैर में भी दर्द है, मुझे घुटने में भी दर्द है, मुझे एड़ी में भी दर्द है। आप हर जगह ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आप हर जगह फिजिकल मोडालिटी नहीं लगाओगे, राइट, कितनी जगह लगाओगे आप। एक तो आपका 10-10 मिनट भी लगाई तो आपके तो 40 मिनट तो वही हो गए, है ना। और इतनी ज्यादा फिजिकल मोडालिटी भी लगाना पेशेंट को ठीक नहीं है। तो आप पेशेंट से पूछ लो कि भाई सबसे ज्यादा आपको इनमें से अभी क्या तकलीफ दे रहे हैं, सर का दर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द या एड़ी का दर्द। वो बोले जी मेरे घुटने में सबसे ज्यादा दर्द है, बाकी तो मैं फिर भी मैनेज कर लेता हूँ, बोल देगा, वो आपको बता देगा। तो आप उसके घुटने का ही ट्रीटमेंट करो, उस हिसाब से अपनी मोडालिटी सोचो, उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान आउट करो, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी हमें देनी है और फिर लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। So because of the variety of available physical agents and the unique characteristics of each patient, it is important to take a systematic selection approach so that the ideal agent will be applied in each situation. So goals of treatment, contraindication, precautions हमें ध्यान में देने हैं, evidence कि वो physical agent उस चीज के लिए हमें देना भी है या नहीं देना, cost, convenience and availability. लास्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन। तो हम जो जो भी पेशेंट को करा रहे हैं वो सब हमें बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियरली नोट डाउन करना है, या तो हैंड रिटन हो या डिक्टेटेड हो या फिर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो। क्यों जरूरी है, कल को मान लो कोई मेडिको लीगल केस हो गया, पेशेंट ने आपको रेज कर दिया कि इनकी वजह से मेरे साथ ही हो गया, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो यू हैव अ प्रूफ कि देखो मैंने लिखा हुआ है ये चीज है, तो उस एस्पेक्ट के लिए ये बहुत अच्छी चीज है।
ऑल्सो पेशेंट को भी पता रहता है कि हाँ मेरा इतना ट्रीटमेंट हो रहा है, कल को पेशेंट आके बोल दे आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो यू हैव डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे हम सोप नोट फॉर्मेट यूज करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान। अब देखो जैसे अगर मान लो कोई पेशेंट आपका लो बैक पेन का है, ठीक है, उसका आप कैसे राइटिंग करोगे, तो आपने प्री ट्रीटमेंट लिखा, पेन लेवल कितना है, कितना वो लीन हो पा रहा है, आपने सब देखा। फिर आपने इंटरवेंशन नोट डाउन किया, बिल्कुल अच्छे से डोजीमेट्री लिख के कि मैंने 2 सेट कराए, एक में 10 रेपिटेशन थी, सब लिखा। फिर आपने पोस्ट ट्रीटमेंट भी लिखा कि उसका पेन देखो कितना कम हो गया, पहले पेन लेवल 7/10 था, 4/10 है, और अब मैंने एक्सरसाइजेस बदल दिया, वो क्या क्या कर रहा है। और फिर असेसमेंट करोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों चीज होंगी। दीज आर माई रेफरेंसेस, होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द मेल। थैंक यू।